हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 12th फरवरी के करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके वनडे एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीपीओ और भी ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो मिलान एक्सरसाइज है ये किस टाइप की एक्सरसाइज है। ये आर्मी बेस्ड एक्सरसाइज है, नेवी, एयरफोर्स या ट्राईलेटरल। ट्राईलेटरल मतलब ये तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कंबाइंड एक्सरसाइज है। तो ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नेवी। नेवी बेस्ड एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी इस एक्सरसाइज में, और ये कराई क्यों जा रही है ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके बीच में सिनर्जीज जो हैं वो बेटर हो जाए। ठीक है, और उनका जो विजन है शेयर्ड इंडो पैसिफिक को लेके, उसके रिगार्डिंग ये एक्सरसाइज है। ठीक है, अब आपको कमेंट में मेरे को एक आंसर देना है, वो ये है कि इंडिया की अपनी तीनों फोर्सेस के बीच में जो ट्राईलेटरल एक्सरसाइज होती है उसका नाम बताना है आपको। ठीक है, और ये मेरे पास लिस्ट है, इसमें कुछ और एक्सरसाइज हैं जो इंडिया दूसरी कंट्रीज़ के साथ करता है। तो उसमें से आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हम ऑस्ट्रेन करते हैं, ऑस्ट्रेंडिक्स करते हैं और पिच बैक। ठीक है, बांग्लादेश के साथ आपको एक समृद्धि और कॉर्पेट याद रखनी है। ब्राज़ील इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना के साथ हैंड इन हैंड याद रखनी है। फ्रांस के साथ ये तीनों याद रखनी है, शक्ति, वरुण और गरुड़। इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति याद रखनी है। इसराइल इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। जापान के साथ याद रखनी है धर्म गार्जियन और जिमैक्स। कजाकिस्तान के साथ कैज हिंड। ठीक है, किर्गिस्तान के साथ खंजर ये याद रखनी है। मलेशिया के साथ हरीमू शक्ति ये याद रखनी है। मालदीव्स के साथ ये इकोग्रीन याद रखनी है। मंगोलिया के साथ नोमेडिक एलिफेंट। म्यांमार के साथ ये आप याद रख सकते हैं अम्बेक्स। नेपाल के साथ सूर्य किरण। और ओमान के साथ अल नागा ये याद रख सकते हैं। कतर इंपॉर्टेंट नहीं है। रशिया के साथ याद रख सकते हैं एक्सेंद्रा और एविएंड्रा। सेशल्स के साथ लमीते। और इनमें से जो है आप एक यूएई वाली भी याद रख सकते हैं, डेजर्ट ईगल वाली। ठीक है, श्रीलंका के साथ मित्र, स्लीनेक्स, मित्र शक्ति कमांड याद रखना। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभी एक्चुअली क्या था कि पाकिस्तान बेस्ड ये न्यूज़ थी, वहाँ पर किसी ने हैबियस कॉर्पस जो ये रिट होती है इसका यूज़ किया था, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हैबियस कॉर्पस रिट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है दिस इज इशू टू प्रेजेंट अ पर्सन ईदर डिटेन्ड और मिसिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये कोर्ट है, इसको सही कर लीजिएगा, कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो मतलब कहना चाह रहा है कि कोई भी पर्सन जो डिटेन्ड है या फिर मिसिंग है उसको कोर्ट के सामने लाने के लिए इस रिट का यूज़ किया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट है कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी यूज़ की जा सकती है। ठीक है, तो इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। तो पहली जो ये लिखी गई है कि कोई डिटेन्ड या मिसिंग पर्सन को कोर्ट के बिफोर लाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें जैसे जो कोर्ट होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस रिट को इशू करते हैं, और इस रिट को इशू करने के लिए उनको जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट को दी गई है। ठीक है, अब इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जैसे हमने ऑलरेडी भी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम इस चीज़ को कि जो हाई कोर्ट होती है उसकी जुरिडिक्शन जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए जो है रिट इशू कर सकता है। ठीक है, जबकि जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट प्लस अदर पर्पसेस के लिए रिट इशू कर सकता है, तो उसकी जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में बड़ी होती है, ज़्यादा होती है, याद रखना आपको। ठीक है, चलो अभी ये जैसे आप एक आवाज़ सुन रहे होंगे इसकी, दिल्ली नगर निगम वाली, तो इससे बेस्ड एक हम करंट अफेयर डिस्कस कर लेंगे हमें कि जो उत्तराखंड सरकार है उसने स्वच्छ भारत अभियान 2022 के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर चुना है अपना, ये बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अक्षय कुमार। ठीक है, पहले भी ये चुने गए थे। ठीक है, अक्षय कुमार इसका आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जीडीपी डिफ्लेक्टर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है कि इसको निकालने का फॉर्मूला है कि नॉमिनल को रियल से डिवाइड कर दो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर दूसरी स्टेटमेंट है कि इसका डाटा एनएसओ पब्लिश करता है। तीसरी स्टेटमेंट है कि ये रेट ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी को मेजर करता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है ये प्राइस इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यूज़ होता है।
ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। दूसरी स्टेटमेंट की एनएसओ इसको पब्लिश करता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसकी फिगर्स को पब्लिश करता है, तो ये भी गलत हो गई। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नॉमिनल टू रियल जीडीपी एंड मल्टीप्लाइंग इट विद 100, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी कि जीडीपी डिफ्लेटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये नॉमिनल और रियल जीडीपी में डिफरेंस बता दूँ। होता क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, हाँ, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, ये रियल जीडीपी है। तो मैंने 2 ईयर लिए, 2020 2021, ठीक है। और मान लो मेरी कोई कंट्री है, ये कोई कंट्री है, ठीक है। इस कंट्री में, ये कंट्री ए है मान लो, इस ए कंट्री में केवल एप्पल की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, एप्पल की प्रोडक्शन होती है। और लोग मान लो कि 2020 में लोग इसकी 10 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। और एक एप्पल की कॉस्ट है 10 रुपये पर केजी, ठीक है। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज मेरी कंट्री में बन रहे हैं उनकी फाइनल वैल्यू जो होगी वो मेरी जीडीपी होगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंट्री में क्या बन रहा है, एप्पल बन रहे हैं, क्वांटिटी कितनी है 10, प्राइस एक क्वांटिटी का 10, तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितनी आ गई 100 रुपये। तो ये इस एक कंट्री की जीडीपी हो जाएगी कौन से 2020 साल के लिए, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि इस एक कंट्री की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ी और ओवर द टाइम एक साल में इसकी थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन भी बढ़ गई, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी इनटू प्रोडक्शन मैं मान लेता हूँ कि अब जो क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है वो 11 है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है। सिमिलरली इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है तो लोग प्राइसेस भी बढ़ा दिए हमने। तो अब जो जीडीपी की फिगर्स आएंगी वो आएगी 121 2021 के लिए, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखो कि जब मैं ये फिगर में, जब मैं इस क्वांटिटी इनटू प्राइस में जो जीडीपी है मेरा करंट ईयर का, उसमें अगर मैं करंट ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर का प्राइस इंक्लूड करता हूँ तो मैं अपनी कंट्री की नॉमिनल जीडीपी को निकाल रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं रियल जीडीपी की बात करूँ तो रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं कि एक बेस ईयर फिक्स कर देते हैं कि वहाँ से हम, वो हमारा बेस होगा उसके रिलेटिवली हम चेक करेंगे। तो मान लो फॉर एग्जांपल हमने इस कंट्री ए के लिए 2020 को बेस ईयर फिक्स कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2020 की जो रियल जीडीपी है वो कितनी होगी, तो वो तो इतनी होगी कि प्राइस 10 है, क्वांटिटी 10 है, तो वो तो 100 होगी 2020 के लिए। अगर मैं पूछूं 2021 के लिए रियल जीडीपी कितनी होगी, तो उसमें मैं क्या करूँगा कि क्वांटिटी को तो सेम रखूँगा, क्वांटिटी मैं लूँगा 2021 वाली जो कि है 11, बट प्राइसेस जो है वो मैं बेस ईयर वाले लूँगा। इसका रीज़न मैं अभी जस्ट आपको बताता हूँ, प्राइसेस में बेस ईयर वाली लूँगा। तो यहाँ से मेरी जो जीडीपी है वो कितनी निकल के आएगी 110, 2020 में कितनी थी 100। तो अब अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना इंक्रीज़ हो गया, 10% का इंक्रीज़ हो गया। और अगर आप ध्यान से देखें कि मुझे रियल जीडीपी निकालने की ज़रूरत क्या पड़ी, मुझे रियल जीडीपी निकालने की ज़रूरत ये पड़ी कि अगर मैं नॉमिनल जीडीपी को देखता हूँ तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपकी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज़ हुई है, तो वो आप नहीं बता सकते हो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 21% आप देख पा रहे हो। बट क्या सही में मतलब आपकी कंट्री में 21% का इंक्रीज़ हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है मेरा इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड है, अगर आप देख पा रहे प्राइसेस में, ठीक है, प्राइसेस भी तो बढ़ गए। तो यहाँ पर एक्चुअली तो 10% इंक्रीज़ था गुड्स का, बट मुझे मैं देख पा रहा हूँ कि वो 21% इंक्रीज़ हुआ है। वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर इन्फ्लेशन भी इसमें ऐड कर दिया। जबकि रियल जीडीपी में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं होता है, क्योंकि हमने प्राइस जो है वो फिक्स कर दी ऑलरेडी। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा देख पा रहा हूँ कि मेरी क्वांटिटी का मुझे चेंज पता चल जाता है। तो इसलिए ये मेथड जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो इसको अब जब हम डिवाइड करेंगे, अब आप एक बात बताओ, जैसे जीडीपी डिफ्लेटर अगर कोई कैलकुलेट करता है तो कितना होता है, नॉमिनल बाय रियल इनटू 100। अब मैंने आपको बताया नॉमिनल जीडीपी जो होगा किसी कंट्री का, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल और ग्रेटर देन रियल जीडीपी। क्यों भाई या तो वो सेम हो सकता है जैसे आपने देखा 2020 में, या वो उससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड रहती है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये n/r की जो फ्रैक्शन है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी? सही बात है। तो ये ग्रेटर देन 1 रहेगी, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, तो आगे चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, इसका जो है आंसर है ना, शायद ये ऑप्शन में मैंने गलत ऑप्शन दे दिए हैं, तो इसमें केवल ओनली 1 स्टेटमेंट सही है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही, ठीक है ना। करेक्ट पूछा था शायद हमसे, हाँ, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि
कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 में मेंशन है, ठीक है। कमेंट में आपको ये बताना है कि हमारे जो, और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में तो मेंशन है, और ये पार्ट कौन से में मेंशन है? तो ये पार्ट 4 में मेंशन है। पार्ट 4 में हमारे क्या है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमने किससे बोरो किए हैं? ये हमने बोरो किए हैं आयरलैंड से, ठीक है। तो कमेंट में आपको ये बताना है कि हमारे DPSP में मेंशन है किसी आर्टिकल में कि जो एग्जीक्यूटिव है दैट विल ऑलवेज बी सेपरेटेड फ्रॉम जुडिशरी। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में DM होते हैं, ठीक है, उनको जुडिशल पावर नहीं दी जाती, ठीक है। 1973 के बाद उनको जुडिशल पावर नहीं दी जाती है, ये बात याद रखिएगा। DM के पास केवल एग्जीक्यूटिव पावर होती है। जुडिशल पावर जो है वो आपके एरिया के जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास होती है। वो इसी आर्टिकल से इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो ये आपको आर्टिकल बताना है कमेंट में कि ये कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि थार्ड एक नाम काफ़ी बार न्यूज़ में आता है, वो किससे रिलेटेड है? क्या वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है? क्या वो डिफेंस सिस्टम है USA का? क्या कोई नई स्कीम है वर्ल्ड बैंक की? या मिसाइल सिस्टम है नॉर्थ कोरिया का? तो इसमें मेरा राइट आंसर होगा कि वो एक अनसेफ मिसाइल सिस्टम है USA का, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मान लो कोई कंट्री है, उसने USA पे अटैक किया, तो जैसे ही मतलब जैसे ये मान लो किसी जगह पे ये प्लेस है थर्ड सिस्टम, तो इसके जो रडार होते हैं, रडार जो होगा वो वर्क कर रहा होगा। तो जैसे ही वो सेंस करेगा कि इसके एयर स्पेस में कोई मिसाइल इंटरसेप्ट से करेगा, तो तुरंत ये क्या करेगा, इनका जो कंट्रोल सिस्टम है उसको मैसेज सेंड कर देगा कि ऐसे ऐसे कोई मिसाइल आ गया करके। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये फिर पूरी प्रोसेसिंग करके उसको, जो इनका लॉन्चर है उसको एक्टिवेट करेगा, वहाँ से ये निकलेगा मिसाइल और वो उसको फिर डिस्ट्रॉय कर देगा इनके मतलब लैंड पे पहुँचने से पहले, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है ये मोटा मोटा। तो अभी आपको कमेंट में मेरे को ये बताना है कि इस जैसा एक वेरिएंट रशिया के पास भी है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ठीक है। इंडिया की अभी उस पर कुछ पार्ट्स उसके इंडिया में भी ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो उसका नाम आपको बताना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कौन सी कंट्री ऐसी है जो मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती, ठीक है। ऑप्शन है सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे जॉर्डन होगा, ठीक है। जॉर्डन एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये मेडिटेरियन सी है मेरी। तो ये मेरे ऊपर ऊपर के 4 अफ्रीकन देश हैं जिसका एक्रोनिम आप बना सकते हो मेल से, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, और ये बीच में ट्यूनिस है, ठीक है। तो ये 5 देश शेयर करते हैं, ठीक है। ये सिनाई पेनिनसुला एरिया है, ये भी इजिप्ट का है। ये फिर आप देख पा रहे हो इसराइल ये ओपन होता है मेडिटेरियन सी में, लेबनान होता है ओपन, सीरिया ओपन होता है, बट जॉर्डन देख पा रहे हो आप, जॉर्डन ओपन नहीं होता, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस वाले रीजन को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, एक सेकेंड, पेंचिंग कर देता हूँ मैं। ये रीजन, तो इस रीजन को बोला जाता है गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। इन्हीं में इसका पोर्ट है जॉर्डन कंट्री का। फिर यहाँ से फिर ये रेड सी से होते हुए आगे फर्दर जाते हैं इंडियन ओशन में, ठीक है। एनीवेज, तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो क्या होगा, जॉर्डन, ठीक है। पढ़ चुके हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री जो है वो ओपन होती है मेडिटेरियन सी में। जैसे यहाँ टर्की है, ग्रीस है, ठीक है, और भी ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ठीक है। इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, ठीक है। ये स्टेट याद रखना आपको, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है बाहर। और एक 2 स्टेट यहाँ पर भी हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे ये मेरा ब्लैक सी है, ठीक है, ये सी ऑफ मरमरा है, और ये पॉइंट पे जो सिटी है इसको इस्तांबुल बोला जाता है, ठीक है। इस्तांबुल सिटी जो है वो यूरोपियन टर्की का पार्ट है, ठीक है ना। टर्की एक ऐसी कंट्री है जो यूरोप में भी आती है और एशिया में भी आती है। तो यूरोप में जो इसका पार्ट है वो इस्तांबुल वाला एरिया है, ठीक है, ये पूरा। तो इन दोनों को जो कनेक्ट करता है ब्लैक सी और सी और मरमरा को, उसका स्टेट का नाम है बॉस्फोरस स्टेट, ठीक है। और अभी अगर आप यहाँ से आगे जाएंगे, ठीक है, और जैसे ही आप रशिया की तरफ यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी एक आपको स्टेट दिख रही होगी, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। तो इस स्टेट का जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये ब्लैक सी को, और ये जो आप देख पा रहे हैं रीजन जो मैंने डॉट डॉट लगाए हैं, इसको बोला जाता है सी ऑफ अज़ोव, ठीक है। यहीं पे ये क्राइमिया वाला पार्ट है जो अभी डिबेट में भी चल रहा है, और इसको ऑलरेडी जो रशिया है वो 2016 में नेक्स्ट कर चुका है, ठीक है। तो इस स्टेट को जो बोलते हैं हम, वो बोलते हैं कच्छ स्टेट, ठीक है, कच्छ स्टेट। तो ये आपको याद रखनी है, कच्छ स्टेट, बॉस्फोरस स्टेट, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए हम बाहर चले जाते हैं, ठीक है।
तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है 2016 को एज अ ईयर ऑफ पल्सिस सेलिब्रेट किया है। और पल्सिस के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं रेजोबियम, जो सॉइल फर्टिलिटी को इन्हांस करता है। तो इसमें ये जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड स्टेटमेंट जो है ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन इसलिए डाला क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि वर्ल्ड पल्सिस डे अभी सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है कि वो किस दिन हम था कि जब हम पल्सिस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट मेरी सही है तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा और। ठीक है, ये बोथ आप लिख सकते हैं, बोथ। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी सही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गोल्डी लॉक जोन जो है उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। इनमें से एक स्टेटमेंट उसके बारे में सही है, वो आपको बतानी है कौन सी। तो पहली स्टेटमेंट ये है कि ये स्टार, कोई भी स्टार के अराउंड ऐसा एरिया होता है जहाँ पर पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि ये वो मार्केट है जहाँ पर गोल्ड जो है वो ट्रेड किए जाते हैं। तीसरी स्टेटमेंट ये है ये अर्थ का ऐसा एरिया है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। और चौथी स्टेटमेंट है, फोर्थ स्टेटमेंट ये है कि ये अंटार्कटिका का वो एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, तो पहली बात मैं बता दूँ, ये थर्ड स्टेटमेंट है तो बिल्कुल भी है, ऐसा अर्थ का कोई एरिया नहीं है जहाँ पर आदमी सर्वाइव ना कर पाए। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया हमारा। अब फर्स्ट जो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये वो एरिया है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, स्पेस में अर्थ के अराउंड जो एरिया है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, और लाइफ पॉसिबल कैसे होगी, जब वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है बिल्कुल स्मॉल यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से ओवर द टाइम इवोल्व होते हुए हुआ है। ठीक है, तो वो इनफेक्ट सी से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ओशन से, तो वाटर से ही हम लोग मतलब इवोल्व हुए, ये आपको पता है। तो इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जहाँ पर पानी होगा वहीं पर जो है लाइफ पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, तो मैं एरिया दिखा देता हूँ। तो अर्थ के अराउंड ये एरिया होता है बेसिकली, क्योंकि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है केवल जहाँ पर अभी तक लाइफ के मतलब लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके अराउंड जो एरिया है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है तो उसको गोल्डी जोन बोलते हैं, ये एरिया हमारा। ठीक है, आपको कमेंट में ये बताना है कि जो ये मार्स है प्लेनेट है और जुपिटर है, इनके बीच में भी एक बेल्ट होती है। उस बेल्ट का नाम क्या होता है जहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स भी बोलते हैं इसे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट ये है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये प्रिविलेजेस उनको भी मिलती हैं। थर्ड स्टेटमेंट ये है कि प्रेसिडेंट जो कि पार्लियामेंट के पार्ट हैं वो उनको ये प्रिविलेजेस नहीं दी जाती। ठीक है, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहली जो स्टेटमेंट है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये गलत है क्योंकि 105 आर्टिकल जो है उसमें ये मेंशन है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये प्रिविलेजेस एंजॉय करता है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि आपको पता होगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो लोकसभा या राज्यसभा की सिटिंग्स में बैठ सकता है। हालांकि उसको वोटिंग का राइट नहीं होता है, बट स्टिल वो बैठ सकते हैं। इनफैक्ट वो किसी कमेटी में भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो जो एक एमपी को प्रिविलेजेस दी जाती हैं वो इनको भी दी जाती हैं, तो ये स्टेटमेंट मेरा सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के पार्ट है, ये बिल्कुल सही है यहाँ तक तो, बट वो एंजॉय नहीं करते प्रिविलेजेस, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उनको जो प्रिविलेजेस दी जाती हैं वो दूसरे आर्टिकल के तहत दी जाती हैं, आर्टिकल 361। ठीक है, तो मुझसे क्या पूछा गया, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया कि, तो पहला स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट अगर मेरा गलत हो गया है तो ये ऑप्शन गलत, ऑल गलत, कोई भी सही नहीं। ऑप्शन बी 2 और 3 दोनों स्टेटमेंट सही है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट ये है कि इसको एक ऐसा नेशनल पार्क रिकोगनाइज किया गया था 1974 में। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसको ये टैग जो है 1985 में मिला था। तीसरी स्टेटमेंट ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनो जो है वो है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि ये नेशनल पार्क है। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है यूनेस्को से 1985 में। तीसरी स्टेटमेंट भी सही है कि सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनो इस नेशनल पार्क में है और उसके बाद जो है असम में ही एक और दूसरा है पोपिथोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट मेरी सही है, तो ऑल इसका आंसर आ जाएगा। इसके साथ कुछ और मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ कि ये जो नेशनल पार्क है इसके नॉर्थ में जो रिवर फ्लो करती है वो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, और इसी सेम नेशनल पार्क से एक नेशनल हाईवे क्रॉस करता है, उसका नाम है नेशनल हाईवे 37। ठीक है, कमेंट में आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। नेशनल हाईवे 37 किसको किससे कनेक्ट करता है। ठीक है, दूसरी बात
टाइगर रिजर्व, क्या ये जो नेशनल पार्क है ये टाइगर रिजर्व भी है? ये आपको आंसर देना है कमेंट में, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। ये आपको काजीरंगा नेशनल पार्क दिख रहा होगा। ये ऊपर से जो रिवर आ रही है ये मेरी ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है। नीचे जाते हुए बांग्लादेश क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। ये जो पीक है जहाँ से ये अंदर आती है इसको यहाँ से नामचा बर्फा बोलते हैं, ठीक है। ये पूर्वांचल हिमालय का पार्ट है, ठीक है। एनीवेज, तो ये थे गाइस के हमारे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी सजेशन है किसी भी तरह के का तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। श्योरली हम उस पर काम करेंगे। और भी अगर आपका कोई डाउट है किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप हमें टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।